हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि मैं सीडीपी का सीरीज चला रहा हूं और इस सीरीज में हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सीटेट, बीटेट और एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि सीडीपी कितना इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और यह दोनों पेपर में, अगर सीटेट के दोनों पेपर की मैं बात करूं, पेपर 1 या पेपर 2, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी या बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए, आज हम लोग विकास के टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं और विकास के टॉपिक में ही एक सब टॉपिक है जिसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए यह जीवन पर्यंत और मृत्यु तक चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलते रहती है। और इसमें अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं की विशेषताएं भी अलग होती हैं। इसी संदर्भ में हम आज देखेंगे कि विकास की जो अवस्था होती है उस अवस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक होते हैं। चलिए, इसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले उसको बहुत सारे कारक हैं, जिसमें पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसको हेरिडिटी भी बोलते हैं। आप सबको पता है कि हेरिडिटी विकास के क्रम को, विकास की अवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सबको पता है कि ये वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का जो गुण है यह पैतृक यानी पीढ़ी दर ही ट्रांसफर होता है। यानी कह सकते हैं कि पेरेंट्स का गुण, रंग, रूप, कद, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आने वाले पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है हेरिडिटी के माध्यम से। अर्थात कह सकते हैं कि बालक का रंग, रूप, लंबाई और शारीरिक विकास के साथ साथ बुद्धि में तार्किक क्षमता और स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का, हेरिडिटी का, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि वंशानुक्रम जो है यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कारक हैं और ये अगली पीढ़ी को प्रभावित करती है। और जिसमें प्रमुख हैं ये बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, बुद्धि में तार्किक क्षमता किस स्तर पर होती है और स्वास्थ्य पर भी इसका आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। अर्थात ध्यान रखें, अगर इससे प्रश्न बनता है कि कौन कौन से तत्व जो हैं वंशानुक्रम को निर्देशित करते हैं, तो आप किस पे जाएंगे? बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, बुद्धि की तार्किक क्षमता, यह हेरिडिटी को दिखाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार यानी हमने बात की थी कि विकास को प्रभावित करने में उसके आसपास के वातावरण के साथ साथ, हेरिडिटी के साथ साथ पौष्टिक आहार भी बहुत मायने रखता है। और यह शिशु या बालक गर्भावस्था में होता है तब ही वो, अगर उसको पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, पौष्टिक चीज़ें मुहैया हो रही हैं, तो वह उसका मानसिक और सांवेगिक विकास भी होगा। इसलिए यह बहुत मेजर फैक्टर है। आप देखते हैं कि बहुत बच्चे जो होते हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुकूल उनको भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, पौष्टिक आहार भी बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए और जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसके शारीरिक और मानसिक विकास समुचित ढंग से हो पाएंगे। देखिएगा,
पौष्टिक भोजन के मिलने से ही बच्चा का शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों होते हैं। और यह डिपेंड करता है कि उसके अनुकूल अगर पौष्टिक भोजन मिल रहा है तो उसकी शारीरिक क्षमता का भी विकास होगा और मानसिक विकास के साथ तार्किक क्षमता का भी विकास होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि पौष्टिक आहार जो है यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा मेजर फैक्टर है। चलिए तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट जिसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। वृद्धि बोलते हैं, आप सबको पता है कि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक जाकर के रुक जाती है। हमने वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा था और वहाँ समझने की कोशिश की थी हमने कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित सीमा तक जाकर के रुक जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे वृद्धि भी डिपेंड करता है हेरिडिटी पे और उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन पर भी डिपेंड करता है। अगर उसका हेरिडिटरी गुण अच्छे हैं और पौष्टिक भोजन भी उसके अनुकूल मिल रहा है तो उसकी शारीरिक क्षमता में विकास होगा। यानी कह सकते हैं कि समय के अनुकूल उसकी हड्डी में भी हड्डी भी मजबूत होगी, मांसपेशियों का भी विकास होगा, उसके साइज में, उसके आकार में भी विकास होगा। अर्थात कह सकते हैं यह तीव्र बुद्धि वाले बालकों में, अर्थात बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि भी तभी विकसित होता है जब उसके अनुकूल उसके पर्यावरण को मुहैया करवाया जाए और साथ में पौष्टिक भोजन के साथ साथ उसके हेरिडिटी यानी कह सकते हैं अगर उनके माता पिता में इस तरह के गुण हैं तो बच्चा में भी वो गुण देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त यानी सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास तीव्र बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा कम होता है। ध्यान रखेंगे बहुत मेजर फैक्टर है कि जिस बच्चे का बुद्धि तीव्र है और मेंटल डेवलपमेंट समय के हिसाब से अच्छा हुआ है, उसका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, यह अपेक्षाकृत अन्य बालकों से अच्छा होगा। लेकिन जिसकी बुद्धि मंद है और औसत से कम है, उन बालकों में ये सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास तीव्र बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा कम होता है। ध्यान रखेंगे यह तीसरा मेजर फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पर अंतःक्रिया। यहाँ चौथा फैक्टर है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, इसका तात्पर्य है कि ये शरीर में स्रावित होने वाली जो ग्रंथियां हैं यह भी विकास के कारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बच्चे के विकास में यानी उसके साइज में, आकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालक के शारीरिक मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। ध्यान रखेंगे कि समय के हिसाब से अगर उसके हेरिडिटी सही है, पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है तो और वो बच्चा स्वस्थ है तो उसके हिसाब से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं वह पूरी तरह से स्रावित होंगी और उससे उसका शारीरिक विकास भी समुचित होगा। शारीरिक विकास के साथ साथ स्टेज के अनुसार या एज ग्रुप के अनुसार उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां भी परिस्थिति, स्वास्थ्य और हेरिडिटी पे डिपेंड करता है और यह बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा फैक्टर है लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता, ध्यान रखेंगे पांचवा है लैंगिक भिन्नता, अर्थात कह सकते हैं यह विकास के जो कारक हैं यह अलग अलग लिंगों पर अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि बच्चों में यानी जो लड़का है उसमें ये अलग रूप से प्रभावित करता है और बालिकाओं में अलग प्रभावित करता है। अर्थात कह सकते हैं एक ही
एज ग्रुप के अगर दोनों हैं तो शारीरिक विकास बालिकाओं के अपेक्षा बालकों में अधिक होता है और बनिस्बत बालकों के बालिकाओं में कम होता है, क्योंकि यह लैंगिक भिन्नता देखी जाती है यहाँ पर। और यह भी हेरिडिटी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण होता है। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। ध्यान रखेंगे, हमने शारीरिक विकास की बात की, शारीरिक विकास और मानसिक विकास देखा जाए तो यहाँ कह सकते हैं बालिकाओं में मानसिक विकास पहले पूर्ण हो जाता है और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की बात की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि मैच्योर लैंगिक भिन्नता में मैच्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप देखते हैं कि बालकों के अपेक्षा बालिकाएं जल्दी मैच्योर्ड दिखती हैं और उनका मानसिक विकास बालकों के अपेक्षा जल्दी होता है। यह इसको हम लैंगिक भिन्नता के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, मेजर फैक्टर है वातावरण। ध्यान रखेंगे, यह बहुत बड़ा फैक्टर है वातावरण, जिसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इन्वायरमेंट अलग अलग बच्चों के अनुकूल होता है, ध्यान रखेंगे। और इसका जानकारी होना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक बच्चों के अलग अलग क्योंकि आपको पता है कि हम बहुसांस्कृतिक बहुभाषी देश के नागरिक हैं और हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं। बच्चे जब स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो अलग अलग समाज से, अलग अलग वातावरण से, अलग अलग भाषाई समुदाय से होते हैं और उनके वातावरण को समझना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक उनके वातावरण को शिक्षक अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि बच्चे में किस तरह की जिज्ञासा है और वो बच्चा क्या सीखना चाहता है। यानी कब, कैसे और क्यों शिक्षा दी जाए, इसकी पहचान तभी होगी जब शिक्षक बच्चे के वातावरण को, उसके लैंगिक भिन्नता को, उसके साथ साथ उसके पर्यावरण को अच्छे से समझ पाएगा। इसी संदर्भ में हम देखेंगे, ये छठा सेक्शन है वातावरण। बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है, ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि का प्रभाव बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। ध्यान रखेंगे, बहुत मेजर फैक्टर है, समझने की कोशिश करेंगे कि कहा जा रहा है कि बालक जो है जिस भौतिक वातावरण में, भौगोलिक वातावरण में रहता है, उस भौगोलिक वातावरण का बच्चे के सांवेगिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर और साथ में शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। अधिगम और विकास जटिल रूप में अंतः संबंधित है। देखिएगा, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में विकास जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित है। वातावरण समृद्ध, विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। अर्थात कह सकते हैं कि वातावरण यानी बच्चे के डेवलपमेंट को सपोर्टित करने वाले जितने कारक हैं, ये सब अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज हो तो बच्चा का विकास उसके अनुरूप होगा और अच्छा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि बच्चे के विकास पर उसके भौतिक वातावरण का असर ज़्यादा पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे, यह मेजर रूप में, यानी आप कह सकते हैं कि भारत में जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने 6 कारकों की चर्चा की है जो विकास के मेन कारक हैं, विकास को प्रभावित करने वाले मेन कारक हैं। लेकिन इनके अलावे भी कुछ अन्य कारक भी देखे गए हैं, जिसको हम प्रजाति बोलते हैं, धर्म बोलते हैं और रोग बोलते हैं। अर्थात धर्म भी विकास को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है, इसके साथ साथ प्रजाति भी अहम भूमिका निभाता है। फिर आप देखेंगे रोग यानी स्वास्थ्य की बात की जाए, अगर बच्चा अस्वस्थ है जन्म से ही
तो वह विकास में कहीं ना कहीं वह उसकी भूमिका होगी। इस संदर्भ में हमने देखा कि विकास को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं और इन 6 कारकों के अलावा अन्य कारक भी हैं, जैसे प्रजाति, धर्म और रोग, जो विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को और इस सेक्शन को अच्छे से समझे होंगे और इससे आप लाभ भी उठाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड MCQ की चर्चा करूंगा ताकि वो कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। चलिए, तब तक मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।